हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और एक बार पुनः हिंदी का एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको आज पद्य साहित्य का इतिहास चर्चा करने वाले हैं। ध्यान ये देना है कि आप लोग चाहे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में है, 9th या 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य सभी क्लास में होता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो मैं टॉपिक बताते चलूंगा उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो आज पद्य साहित्य का इतिहास है। और हाँ, इसके पहले मैंने कई ग्रामर के वीडियो अपलोड किए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कमेंट रहता है कि सर हिंदी की वीडियो भी लाया करिए। तो तीसरे या चौथे दिन एक वीडियो मैं ला देता हूं, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पद्य साहित्य का इतिहास। तो देखिए, पद्य है क्या चीज, पहले पद्य की परिभाषा समझे या पद्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो पद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें हम किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। अर्थात पद्य साहित्य के माध्यम से हम किसी भी कहानी को विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। एक सरल भाषा से किसी भी भाषा के आधार पर किसी भी कहानी को या किसी भी घटना को समझने की विधा ही पद्य साहित्य है। क्लियर, ये पद्य साहित्य है। देखिए, ये कुछ टॉपिक ऐसे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी का इतिहास आपको जानना जरूरी है। आगे देखें, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति। मतलब कोई कवि है, किसी भी चीज को लयबद्ध, है ना, किस प्रकार से उसे अपना छवि दे पाता है, उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। कविता में एकदम क्या होता है, लय होता है। किसी भी चीज को, किसी भी घटना को एक लयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, कविता कहलाता है। अब यदि कहा जाए कि पद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ किसने किया था, तो पद्य साहित्य का इतिहास का जो प्रारंभ है भरत मुनि ने की थी। अर्थात भरत मुनि के द्वारा पद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ किया गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पद्य साहित्य कहां से स्टार्ट हुआ, किसने बताया, तो आपको बता देना है कि इसका प्रारंभ किसने, भरत मुनि ने किया था, ठीक है। क्योंकि आपको आज इतिहास ही पढ़ना है कि इतिहास का मतलब है प्राचीन समय में कैसे हमारे हिंदी जगत में विकास हुआ या व्यवस्थित रूप से उसे हमको पढ़ाया गया या व्यवस्थित किया गया। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। आगे अब आपको यह समझना है कि जो आपका इतिहास था, मतलब पद्य साहित्य का इतिहास था, इसको भी कई भागों में बांटा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब इनको विभाजित क्यों किया गया, क्योंकि समय समय के आधार पर कुछ बदलाव किए गए। उन बदलाव के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग कवि हुए और उनकी रचनाएं भी अलग अलग हुई। इसी के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो 4 भागों में बांटा गया। किस किस भाग में, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा आपको, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको विधिवत समझाने वालों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो समय था, ये कब से कब तक, 993 से 1318 तक था। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल क्यों कहा जाता है, ये कब से कब, 1318 से 1643 तक। और जो तीसरा है उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल या रीति काल कहा जाता है, कब से, 1643 से 1443 तक। और आधुनिक काल का, अभी आधुनिक काल मतलब जो चल रहा है, तो इसका कोई नाम ही नहीं है, तो ये 1843 से आज भी ये आधुनिक काल चल रहा है। अब क्वेश्चन इनमें से कैसे बनेंगे, जो कि आगे चलकर बताऊंगा। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल क्यों कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल या रीति काल क्यों कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और आता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन 100% दूंगा, लेकिन आज इतिहास आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इनको याद भी कर लेना, सन याद कर लेना, क्योंकि जानना जरूरी है ना, तो आप हिंदी पढ़ रहे हो। चलिए, अब आपको क्या करना है कि आदिकाल आज पढ़ लेना है। आदिकाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के मध्य के काल को हम क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। अब इस युग का नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसे वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम भी दिया। मतलब आदिकाल को वीरगाथा काल और वीर काल के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसे चारण काल भी कहते हैं, चारण काल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन
पूछा जा सकता है यदि आपसे कोई पूछ दे कि आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है, तो वीर गाथा काल, ठीक है, वीर काल और चारण काल, इन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल किसने नाम दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा नाम दिया गया वीर काल, जिसे हम चारण काल भी कहते हैं। तो ये आदिकाल के बारे में छोटा सा जानकारी है। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने कहा, ठीक है, क्योंकि आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ठीक है, यहां पर आपने देख ही लिया। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल दिया, और आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने कहा। आगे देखिए, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। ऐसे क्वेश्चन में बुक से ढूंढ कर लिखा हूं मेरे भाई, प्लीज इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचना किया? तो वीर गाथा काव्य का विवेचना किया था। किसका किया था? वीर गाथा काव्य का विवेचना किया था। अगला, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? चरित्र काव्य तो जैन साहित्य में। किसमें? जैन साहित्य में। तो ये चार मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन लाता हूं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब कुछ आदिकाल के कवियों के नाम और रचनाएं आपको अच्छे से तैयार कर लेना। एक एक रचना पूछा जाता है। जैसे चंदवरदाई, इनका रचना है पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई का रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिनका भाषा था डिंगल पिंगल, ठीक है। तो कभी पूछ दिया जाए कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है वो किस भाषा में? तो डिंगल पिंगल भाषा में है। दूसरे हैं विद्यापति और तीसरे दलपति विजय। विद्यापति के रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, विद्यापति पदावली। ये आपको याद कर लेना, कम से कम एक तो याद ही होने चाहिए। दलपति विजय के हैं खुमान रासो, ठीक है, इनका जो भाषा था राजस्थानी था, हिंदी में ही लिखे थे लेकिन राजस्थानी भाषा था, खुमान रासो, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन आदिकालीन कवि हैं जिनके एक एक रचनाएं आपको याद कर लेना है। तो आज हिंदी पद्य साहित्य का थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रूप से कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया है। इसके बाद इसके पद्य साहित्य के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और आपको बताना है कि कैसा लगा, क्योंकि यदि आप मोटिवेट करेंगे तभी तो मैं आपके लिए वीडियो ला पाऊंगा, ठीक है। तो लाइक करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपके लाइक और कमेंट्स ही मेरे को प्यार देते हैं, क्योंकि व्यूज भले ही कम आए लेकिन यदि आप जितने लोग देखते हैं कमेंट कर दें तो मुझे मनोबल बढ़ता है कि हाँ आपको पसंद है और आपके लिए मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूं। तो आशा करता हूं कि पसंद आई होगी, और आई होगी तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।